जय हिंद दोस्तों। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं और एक एक आर्टिकल विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूं कि आप नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीटली सीख पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव जी जो थे ये दो तरह के मौलिक अधिकार प्रदान करना चाहते थे। तो पिछले क्लास में जो ऑफलाइन थी आपने सीखा था कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है, उनको रख चुके थे संविधान सभा की जो टीम थी। अब सेकेंडरी जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको सेकेंडरी मौलिक अधिकार कह सकते हैं। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं? अभी जैसे इसमें एक आर्टिकल आता है कि बेरोजगारी भत्ता। अब जब देश आजाद हुआ तो अगर बेरोजगारी भत्ता को मूल अधिकारों की श्रेणी में रख देते और गवर्नमेंट पैसा ना दे पाती, क्योंकि उस समय जो कंडीशन थी देश आजाद हुआ था, इतना पैसा इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे जो मूल अधिकार हैं, जो भी मूल अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का यूज करके और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 का यूज करके। तो बेरोजगारी भत्ता ना मिलता आपको, आप तुरंत रेट लगा देते, उधर से परमादेश आता क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सरकार क्या करती? ऐसे तो कंगाली हो जाती। तो बी.एन. राव जी ने ऐसे अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में न रखकर उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए। क्लियर इतना? अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है, अगर आपको कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप सीधे आर्टिकल 32 का या 226 का यूज कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इन पे कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा केवल राज्य की इच्छा पर। राज्य चाहेगा तो इन तथ्यों को लागू करेगा और राज्य नहीं चाहेगा तो इनको लागू नहीं करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इनका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को कायम करना है। इनका उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर हैं, इनके अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो वर्ड बोल रहा हूं एक एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन रखिए और नोट कीजिए। बी.आर. अंबेडकर के अनुसार इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमें ये चीज क्यों नहीं मिल पा रही है। मौलिक अधिकारों में आप ऐसा कर सकते हैं। अभी बी.एन. राव, बी.आर. अंबेडकर, एक और व्यक्ति के.टी. शाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को एक ऐसा चेक कहा है जो
बैंक अपने अनुसार यूज कर सकती है, यानी ये राज्य पर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है। इतना आप समझ पा रहे होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, और अब देखते हैं कि यह कहां से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा भी बन चुका है कि आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आयरलैंड ने कहां से लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अब ऐसा क्वेश्चन बन गया तो ऐसा भी बन सकता है कि स्पेन ने नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया है? तो स्पेन ने कहीं से नहीं लिया है, उन्हें खुद बनाया है। क्लियर है? तो इतना समझ चुके होंगे। अभी देखते हैं कि ये आर्टिकल 36 to 51 है, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 इसमें लिखा है राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब इधर किसी स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, या कोई जैसे देश ही है तो वो खुद भी एक राज्य है। कोई भी अथॉरिटी इधर हो सकती है, कोई भी बोर्ड वो राज्य हो सकता है। तो इसमें आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा पढ़ी है, और आपने एक और आर्टिकल में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, अनुच्छेद 12, उसमें भी क्या वर्णित है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा 12 में भी है और 36 में भी है। क्लियर? आर्टिकल 37, तो आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कहने का मतलब है, प्रवर्तनीय का मतलब है कि न्यायालय जबरदस्ती किसी स्टेट पर नहीं थोप सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। यह राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। राज्य चाहेगा तो नीति निर्देशक तत्वों में से जो आर्टिकल है उसको जो यूज करना है उसका यूज कर सकता है, उसको प्रदेश में लगा सकता है, कोई अथॉरिटी लगा सकती है, और नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएगा। क्लियर है? तो आर्टिकल अभी तक 2 देखे। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38, तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अब लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है इसका मतलब क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि में 3 तरीके से न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरीके के न्याय हैं? 3 तरीके के। तो क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है कि कितने तरीके के न्याय की चर्चा की गई है? 3 तरीके के न्याय की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो तीनों तरीकों की चर्चा की गई है। और कितने तरीके के लोकतंत्र की चर्चा की गई थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा? 2 तरीके के, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अभी देखिए, क्लियर हो रहा होगा कि आर्टिकल 38 में क्या लिखा है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सबके लिए बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन।
समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कैसे है? जैसे अब इसको समझते हैं। समान कार्य, जैसे एक पुरुष है, एक महिला है, दोनों एक ही जगह वर्क करते हैं, तो काम सेम कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी कैसे दिया जाएगा? समान दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, किस आर्टिकल में है? 39 आर्टिकल में है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का, ये जितने भी काका घा आएंगे ये बाद में ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 39 का, इसमें क्या है? समान न्याय, समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क कानूनी सुविधा, गरीबों को निशुल्क कानूनी सुविधा। जैसे आप खेत पर थे, आपका खेत किसी ने जला दिया। अब खेत जला दिया तो आप जाएंगे दरोगा जी के पास, उनसे कहेंगे, तो दरोगा जी अब क्या करेंगे? आपको कानूनी सुविधा प्रदान करेंगे, कानूनी सुविधा प्रदान करेंगे। अब डिपेंड करेगा वर्तमान स्थिति कैसे कहाँ है, लेकिन आपको अधिकार है कि आपको निशुल्क सुविधा प्रदान की जाए। वो भी हाँ डिपेंड करेगा, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी चीज, वो डिपेंड करेगा राज्य पे। तो आर्टिकल 39 का समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क कानूनी सुविधा प्रदान करना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 40, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। अब सुनिए, जब ये आर्टिकल बन रहे थे तब ग्राम पंचायत के विरोधी जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, और जो पक्ष में थे वो थे महात्मा गांधी जी। अब दोनों में बहस हुई कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। तो अंबेडकर जी वो भी अपने आप में एक महान व्यक्ति थे और गांधी जी भी अपने आप में एक महान व्यक्ति थे। तो दोनों लोगों की यह बहस चलती है। फिर उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और वो कहते हैं ग्राम पंचायतों को मौलिक अधिकारों में ना रखिए, उनको कहाँ रखिए? नीति निर्देशक तत्वों में रखिए। उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उस राज्य पे डिपेंड करेगा। अगर आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है तो ना लगने दीजिए ना, उस कंडीशन पे और राज्य पे डिपेंड करेगा। अगर राज्य चाहेगा तो गठन करेगा और राज्य नहीं चाहेगा तो गठन नहीं करेगा। तो इसको मैटर को सुलझाया गया और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है, जब दोनों लोगों की डेथ हो जाती है तो 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायतों को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट कर दिया जाता है और इधर से उनको हटा के आर्टिकल 243 कासेड़ा में रख दिया जाता है। तो अब ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनके लिए अलग से पाठ बना दिया गया है। ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड नहीं रहेंगे, पूरे भारत में लागू रहेंगे। तो अभी तक आपने जो देखा एक बार रिवीजन करिए। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 कहता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। आर्टिकल 38 ये क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि कैसे होगी? उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करके। आर्टिकल 39 ये क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 39 का ये क्या कहता है? समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन करना। यहाँ तक क्लियर है?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 इसमें है भत्ते के बारे में, इसमें वर्णन है। तो जो भत्ते हैं, कौन कौन से भत्ते? भत्ते में एक तो हो गया बेरोजगारी भत्ता, अब वृद्धा पेंशन हो गया, और विधवा पेंशन हो गया। यानी जितने टाइप के भी है पेंशन वगैरह है, वो किस आर्टिकल में लिखे हैं? आर्टिकल 41 में। अब कोई स्टेट, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी सरकार है, इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। तो अखिलेश यादव सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट किया था, लेकिन योगी सरकार ने नहीं दिया। तो आप कोर्ट में चले गए क्या? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य की इच्छा पर ही डिपेंड करते हैं। तो आर्टिकल 41 में क्या है? समझ चुके होंगे, भत्ते हैं, बेरोजगारी भत्ते, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये सब आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 ये खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस आर्टिकल में न्याय संगत, मनोचित दशा और प्रसूति राहत सहायता। आर्टिकल 42 में क्या है? न्याय संगत, मनोचित दशा और प्रसूति राहत सहायता। अब इसको समझते हैं, ये लिखा क्या है? तो ये जो लिखा है कि न्याय संगत मनोचित दशा, इसका मतलब क्या है? अब ये खासकर महिलाओं के लिए है। अभी जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, अब वो किसी ऐसे गवर्नमेंट वर्क में है जिसे उधर उसको भारी कार्य करना पड़ रहा है। अब वो प्रेग्नेंट है, तो क्या भारी कार्य कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इधर लिखा है मनोचित, यानी जो मन के हिसाब से उचित दशा है, उसको उस कार्य से, वो भारी कार्य से हटाकर उसको एक दूसरी श्रेणी का कार्य दे दिया जाए। तो ये लिखा है न्याय संगत मनोचित दशा। दूसरा लिखा है प्रसूति राहत सहायता। अब इसमें क्या वर्णन है कि प्रसूति राहत सहायता में कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रसूति राहत सहायता यानी 6 महीने का प्रेगनेंसी जो या मैटरनिटी लीव उसको दिया जाएगा। अब वो 3 महीने पहले का और 3 महीने बाद का होगा। 3 महीने पहले की लीव और 3 महीने बाद की लीव होगी। अगर यही जो पुरुषों के लिए सहायता है, जैसे कोई महिला है, उसका पति जो है, तो उसको भी देख रेख करनी पड़ेगी, तो उसके लिए 1 महीने पहले और 1 महीने बाद की लीव है। लेकिन ये लीव तो नहीं मिलती है, ये लीव हाँ मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? राज्य पर। राज्य चाहेगा तो लीव देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। उनको पैसा भी देना पड़ता है। जैसे 6 महीने की लीव दी तो कोई भी इसमें पैसा नहीं कटेगा, पूरा पैसा, पूरी सैलरी दी जाएगी। तो ये था आर्टिकल 42। अभी आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी। कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी। तो कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जैसे एक प्राइवेट कोई स्कूल है, अब इधर टीचर्स पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल है, तो अब इनको मिल रहा है वही 1500 से 3000 4000 रुपए, इतना रुपए मिल रहा है। तो अब इतने रुपए में इनका क्या होगा? तो ऐसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या है? निर्वाह मजदूरी के बारे में है। राज्य चाहेगा कि एक मिनिमम मजदूरी को फिक्स कर दे कि आप टीचर्स को, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको 6000 8000 या 10000
एक लिमिट फिक्स करके कि इतने से कम नहीं दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 43 है। कुटीर उद्योग यानी जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और निर्वाह मजदूरी के बारे में इधर चर्चा है। अब आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता। अब इसमें क्या है? इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। अब नागरिक संहिता क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा चुनाव के टाइम आचार संहिता होती है। अगर कोई अपराधी या कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड संहिता के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। ऐसे ही एक नागरिकों के लिए नागरिक संहिता होती है। अब इस नागरिक संहिता में 4 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट विवाह, दूसरा पॉइंट तलाक, और तीसरा पॉइंट इधर है गोद, कोई बच्चा गोद लिया है, या फिर चौथा पॉइंट जो आएगा वो है ये जैसे कोई व्यक्ति है तो अपनी संपत्ति छोड़ जाता है, जिसको कह पाएंगे हम वसीयत। तो ये 4 पॉइंट इधर है, विवाह, तलाक, गोद और वसीयत। अब एक समान नागरिक संहिता यानी इन सब में सभी के लिए समान सिविल कोड लागू होगा, डिफरेंट नहीं होगा। जैसे मुसलमानों के लिए अलग होता था और हिंदुओं के लिए अलग होता था। अलग होता क्या है? होता था नहीं, होता अभी भी है। तो अभी भी इस आर्टिकल 44 को इन्होंने नीति निर्देशक तथ्यों में रखा था। अभी भी गवर्नमेंट इसको यहाँ से हटा के और कहीं नहीं रख पाई है, लेकिन भविष्य में इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये इक्वालिटी सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। हिंदुओं के जैसे विवाह अभी जो है ना, आप समझ पा रहे होंगे, एक समान हो जाएगा तो फिर ऐसा क्या होगा? जैसे हिंदू है कोई तो विवाह में उसके अलग रीतियां हैं, और मुस्लिम है उसके विवाह में अलग रीतियां हैं। तो वो चेंज नहीं होगा, केवल समान कानून चलेगा उन पे, उनकी जो रीतियां हैं उनको नहीं बदला जाएगा। आपने आर्टिकल 25 पढ़ा था, याद होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी अपने धर्म को मानने की मनाने की स्वतंत्रता है। आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे धर्म पे रह सकते हैं। तो ये 25 था, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आर्टिकल 44 क्या कहता है? एक समान नागरिक संहिता। तो 44 आर्टिकल तक हम देख चुके हैं। अब देखते हैं 45 आर्टिकल को। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख। प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख। प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख और प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख और प्राथमिक शिक्षा। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा है, इसको तो अब 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ, और आर्टिकल 21 का में इसको रख दिया गया है। और ये जो प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख है, तो बच्चा जन्म से लेकर 6 साल तक, जैसे आपने देखा है सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको तमाम प्रकार के टीके फ्री दिए जाते हैं। तो प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख, पैसा भी देगी सरकार, पोषण भी देगी, और जो उसके बाद 6 से 14 साल तक का बच्चा है उसको फ्री में शिक्षा भी प्रदान करेगी। तो ये है आर्टिकल 45, प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख और प्राथमिक शिक्षा। अब इसको जो है प्राथमिक शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। आर्टिकल 46 ये क्या कहता है? ये SC, ST तथा अन्य दुर्बल, SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण
अब जो हित हैं उनके आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, उनके हितों का संरक्षण है। तो SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे अभी 2020 में जो लोकसभा का रिजर्वेशन था लोकसभा में, तो गवर्नमेंट ने उसको 10 साल तक के लिए इंक्रीज कर दिया, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का इसमें संरक्षण है। जो भी कमजोर तबका है उसके लिए संरक्षण दिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 में क्या है? पोषाहार। पोषाहार यानी जो राज्य है वो व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाएगा, राज्य व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाएगा। और इसमें क्या है? और इसमें लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन तो ये हो ही गया, और इसमें लिखा है जैसे कोई नशीली दवा है या नशीला पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ है, तो जैसे शराब हो गया, तो इन पर रोकथाम, इन रोक के लिए इनको रोक लगाई जाएगी। यानी आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार तो प्रदान किया जाएगा, पोषाहार तो प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो नशीली और हानिकारक दवाइयाँ या शराब ऐसे कोई भी पदार्थ हैं उनको पर बेचने पर उन पर रोक लगाई जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 47। अब आर्टिकल 47 हो गया, तो देखते हैं 48 को। 48 क्या कहता है? अब जैसे कोई व्यक्ति, गांव का व्यक्ति शराब पी रहा था, उसको नहीं मिल रही है, तो अब वो क्या करेगा? उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, वो गांव का व्यक्ति है तो फिर वो कृषि करेगा और पशुपालन करेगा। तो कृषि और पशुपालन, अब जैसे योगी जी ने क्या किया, जो गौशालाएं खोली हैं, तो इसी के तहत गौशालाएं खोली गई हैं। ये डिपेंड करता है राज्य की इच्छा पर। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा और राज्य की इच्छा पर डिपेंड करेगा, वो हटा सकते हैं। तो ये हो गया 48। अब देखते हैं आर्टिकल 49 को। तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनका संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण दिया जाएगा। और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हो गए या वस्तु जो भी है, उन सबको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये है आर्टिकल 49। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अब 49 का में क्या है? इसमें पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 49 का में वर्णित है। इसके बाद आता है 50। तो 50 यानी 50-50। तो इसमें 50-50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों का पृथक्करण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। 50-50, 50 कार्यपालिका, 50 न्यायपालिका। कहने का मतलब, याद रखने के लिए, कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका, सबसे पहले तो कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका का मतलब है जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये कार्यपालिका। न्यायपालिका, जुडिशरी, ये तो न्यायपालिका है। अब एक क्या है कि कार्यपालिका के काम में या न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगी। ये आर्टिकल 50 है। अब देखते हैं 51। अब देश में तो सब जगह घूम लिया, तो 51 लास्ट में आए तो अब विदेश में घूमेंगे। तो इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये आर्टिकल 51 में है। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक का। तो देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कौन से भाग में है? भाग 4। कौन से आर्टिकल में? 36 से 51 में है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर डिपेंडेबल है। इनको चेक किसने कहा? केटी शाह ने कहा।
अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये 2 टाइप में कौन मौलिक अधिकार रखना चाहता था, ये संवैधानिक सलाहकार BN राव जी रखना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 इसमें क्या है, ये यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि करना, यानी सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक है वो न्याय है। आर्टिकल 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 का में क्या है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में क्या है, भत्ते दिए जाएंगे। आर्टिकल 42 ये महिलाओं के लिए है, प्रसूति राहत सहायता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी के लिए है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के बारे में है। आर्टिकल 45 में क्या है, एक आर्टिकल प्रारंभिक शिशु अवस्था की देखरेख है इसमें, और प्राथमिक शिक्षा का वर्णन है। आर्टिकल 46 में क्या है, SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 47 हो गया, तो आर्टिकल 46 हो गया, तो अब आर्टिकल 47 में क्या है, तो 47 कहता है कि नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ, इन पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब राज्य चाहेगा तो रोक लगा देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएगा, और पोषाहार न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। उसके बाद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। 49 में क्या है, 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, और 49 का में क्या है, 49 का पर्यावरण संरक्षण है। आर्टिकल 50 में क्या है, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। नीति निर्देशक तत्व और ऐसे क्लास आपको चाहिए है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।